हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए चैप्टर के साथ जो कि है राइट टू इंफॉर्मेशन। तो मॉड्यूल ए जो है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड लास्ट चैप्टर है मॉड्यूल ए का। हमने ऑलरेडी सभी चैप्टर्स को कवर कर लिया है मॉड्यूल ए से। एंड इफ़ यू वांट कि आपको उन सभी वीडियोस के लिंक्स मिल जाएं और साथ में उन सभी वीडियोस के पीडीएफ भी मिल जाएं, तो आपको सिंपली एक नंबर को सेव कर लेना है। मैं आपको जल्दी से नंबर बता देता हूं। एंड उस नंबर को सेव करने के बाद आपको उसी नंबर पर व्हाट्सएप करना है। नंबर है 8360944207। आपको इस नंबर को सेव कर लेना है और इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है सेव्ड फॉर JAIB एंड आपको सभी डिटेल्स जो हैं वो वहां पर मिल जाएंगी। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इट्स रिलेटेड टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एंड ये है चैप्टर नंबर 21 मॉड्यूल ए से। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग से रिलेटेड ये चैप्टर है और मेरा नाम है आशीष जैन। मैं आपके लिए JIB CIB बैंक प्रमोशंस की ऐसे ही वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बाकी सभी कैंडिडेट्स तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है उसको पर्टिकुलरली इनेक्ट किया गया था ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंच पाए, लोगों के पास उस इंफॉर्मेशन का एक्सेस हो। खास करके वो सभी अथॉरिटीज के पास जो इंफॉर्मेशन यानी कि पब्लिक डोमेन में जो अथॉरिटीज हैं उनके पास जो इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंच पाए। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है RTI का, वो था रिलेटेड की ट्रांसपेरेंसी को और ज़्यादा इंक्रीज करना है और साथ के साथ जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना है ताकि वो ऐसा ना हो कि अपनी मनमर्जी से कुछ भी करती रहें, और साथ के साथ करप्शन को भी कम करना है और आंसरेबिलिटी बनानी है किनकी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की, ताकि जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंच पाए, क्योंकि लोगों की सरकार है, लोगों का ही पैसा है। ठीक है, तो लोगों तक सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो RTI जो है, RTI एक्ट 2005 जो है वो एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू इन सभी चीजों को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। और ये एक्ट जो है वो बैंक्स के ऊपर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी फॉल करता है जो कि पब्लिक डोमेन में, पब्लिक अथॉरिटी में आती हैं एंड दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू इट। अब एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो RTI एक्ट जो है वो पूरे के पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, गवर्नमेंट ऑन्ड एंड कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशंस में। जो कि पब्लिक अथॉरिटी हैं उनको RTI के प्रोविजंस के साथ कंप्लाई करना पड़ता है। कहाँ कहाँ पर एग्जाम्पशंस हैं उनको फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं। तो ये टॉपिक जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एग्जाम्पशंस के बारे में बताया गया है। तो कमर्शियल कॉन्फिडेंस एंड ट्रेड सीक्रेट्स जो हैं, यानी कि अगर मान लो कि आप KFC से पूछो कि आप ये कैसे चला रहे हो, इसका फॉर्मूला क्या है, तो वो नहीं पूछ सकते। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो कि कंपिटिटिव पोजीशन को नुकसान पहुंचा सकती है या किसी थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पर्टिकुलर बैंक की स्ट्रेटेजी है, ठीक ठीक है, स्ट्रेटेजी रिपोर्ट्स हैं या कस्टमर स्पेसिफिक प्राइसिंग है, वो पर्टिकुलरली आप नहीं बता सकते। ठीक है, उसमें एग्जाम्पशन है। और पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि जहां पर कोई भी पब्लिक एक्टिविटी नहीं है, पब्लिक कनेक्शन नहीं है, वहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो आप नहीं ले सकते हो। पर्सनल मेडिकल या सैलरी डिटेल्स है जो एम्प्लॉयज की, चाहे वो एम्प्लॉयज आपके बैंक से ही रिलेटेड है, बट स्टिल आप उनसे वो इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हो क्योंकि वो पब्लिक डोमेन की इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे कि एक सिटीजन ने रिक्वेस्ट किया कि पर्सनल लोन्स जो कि सैंक्शन किए गए हैं SBI के द्वारा, उनकी डिटेल मिल जाए। अब ये SBI ने रिफ्यूज कर दिया एग्जाम्पशन का, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्राइवेसी प्रोटेक्शन है, क्योंकि पर्सनल जो डाटा है, ठीक है, वो हम नहीं दे सकते, लोन होल्डर्स की पर्सनल डाटा की डिटेल्स हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे पहले डेफिनेशन जो आती है वो आती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में। तो देखो, अगर हम पब्लिक अथॉरिटीज के साथ रिलेटेड वर्ड की बात करते हैं तो वो इंस्टीट्यूशंस पर्टिकुलरली जिनको बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन टेरिटरीज ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने, उनको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के क्राइटेरिया में रखा गया है। कंपिटेंट अथॉरिटी की बात करें तो अथॉरिटी पर्टिकुलरली जो डेजिग्नेट की गई है अकॉर्डिंग टू पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मान लो कि कोई पर्टिकुलर आपके अथॉरिटी है, दैट्स पर्टिकुलरली द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर है या सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये कंपिटेंट अथॉरिटीज है। दीज आर द कंपिटेंट अथॉरिटीज एंड फर्दर उसमें पावर दी गई किनको, जैसे पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर में स्पीकर को पावर दी गई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, या और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर जो प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, यूनियन टेरिटरी में जो
एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, दोज आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। यानी कि एक तो हो गया आपके पास कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस हो गई, ठीक है, एंड दूसरा हो गया उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन कौन सी है उनके साथ रिलेटेड। फर्दर उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू द फैक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई मीमो हो सकती है, कोई प्रेस रिलीज हो सकती है, कोई सर्कुलर, ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट, कुछ भी हो सकती है जहां पर इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की गई है, जो कि पर्टिकुलरली करंट लॉज के हिसाब से आप एक्सेस कर सकते हैं। वो सभी चीजों को इंफॉर्मेशन के क्राइटेरिया में रखा गया है। देन पब्लिक अथॉरिटी किसे कहते हैं? देखो, अगर किसी इंस्टीट्यूशन को या सेल्फ गवर्नमेंट अथॉरिटी स्टैब्लिश की गई है किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। किसके द्वारा स्टैब्लिश होती है पब्लिक अथॉरिटी? कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के द्वारा, या किसी पार्लियामेंट्री एक्ट या स्टेट लॉ के द्वारा, ठीक है, या कोई गवर्नमेंट के द्वारा कोई नोटिफिकेशन, कोई गजट ऑर्डर पास किया जाता है उनके द्वारा, ठीक है, तो वो पब्लिक अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है, राइट। इफ वी टॉक अबाउट द रिकॉर्ड्स, तो रिकॉर्ड्स में क्या क्या चीजें आती हैं? रिकॉर्ड्स में सभी डिजिटल फॉर्म्स में आ जाती हैं, सभी फिजिकल फॉर्म्स भी आ जाती हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम माइक्रोफिश की बात करें या फिर इवन हम मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करें, फाइल्स की बात करें, डॉक्यूमेंट्स की बात करें, वो सब चीजें जो हैं वो आपके पास किस में आ जाती हैं? दोज ऑल आर कवर्ड अंडर द रिकॉर्ड कैटेगरी। एंड राइट टू इंफॉर्मेशन क्या रहता है? ये बेसिकली सिटीजन का अधिकार है। कौन से सिटीजन का अधिकार है? इंडियन सिटीजन का अधिकार है कि वो ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखने के लिए, करप्शन को कम करने के लिए, और जो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जो किसी थर्ड पार्टी को हानि नहीं पहुंचाएगी, जिसके बारे में संविधान जो है वो इजाजत देता है, उस इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने का जो राइट है, दैट इज अ राइट टू इंफॉर्मेशन। उसके केस में वो नोट्स ले सकते हैं, छानबीन कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट्स ले सकते हैं, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट कॉपी ले सकते हैं, मटेरियल एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, वो सभी चीजें जो है राइट टू इंफॉर्मेशन में कवर्ड है। थर्ड पार्टी क्या होता है? थर्ड पार्टी कौन है? थर्ड पार्टी कोई भी और पर्सन है, रिक्वेस्टर के अलावा कोई भी और पर्सन जो है, जो एक पब्लिक अथॉरिटी में भी हो सकता है, वो सभी क्या है? थर्ड पार्टी, उनको बताया गया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्लैरिफिकेशन ऑन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। देखो, मैंने अपने आपको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में ऊपर भी डेफिनेशन बताई थी। आई टोल्ड यू अबाउट कि वो पब्लिक अथॉरिटीज जिनको इस्टेब्लिश किया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, और जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है या फिर यूनियन टेरिटरी चला रही है या स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, वो आपके पास क्या है? आपके पास एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, राइट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? अगर पब्लिक अथॉरिटी जो इस्टेब्लिश की गई है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी रहेगी? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल बी द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश करती है पब्लिक अथॉरिटी को, उसको फंड करती है या उसको कंट्रोल करती है या इनडायरेक्टली ऑन करती है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर्टिकुलरली एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी। और अगर हम कहें कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट, फंडिंग या फिर कंट्रोलिंग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी, राइट। उसके बाद बात आती है कि कौन सा अधिकार एक्सप्रेस वे में राइट टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कौन सा सेक्शन जो है प्रोवाइड करता है? दैट इज सेक्शन 3। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, काइंडली टेक अ नोट, इसको ध्यान में रखिएगा कि सेक्शन 3 जो है आरटीआई एक्ट का, वो एक्सप्रेस वे में कहता है कि हर एक सिटीजन जो इंडिया का है उसको राइट टू इंफॉर्मेशन ग्रांट किया गया है, ठीक है। तो इसकी फटाफट से समरी समझते हैं। इनैक्टमेंट की बात करें तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है वो 2005 में आया था। इसने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को रिप्लेस कर दिया था। पर्पस की बात करें तो करप्शन को कम करना है, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना है, आंसरेबिलिटी को बताना है, और साथ के साथ ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना है। पर्पस एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर ये एप्लीकेबल हैं। सभी पब्लिक अथॉरिटीज, गवर्नमेंट ओन्ड या फिर कंट्रोल्ड बैंक्स जो होते हैं एंड इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सभी इसमें शामिल हैं। एग्जामिशंस की बात करें तो कमर्शियल ट्रेड सीक्रेट्स के ऊपर एग्जामिशन है, और सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, और उसके रिलेटेड कोई भी ज़बरदस्ती से वो इन्फॉर्मेशन निकाल भी नहीं सकता। एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने आपको कॉट किया था कि किसी पर्सन ने कहा कि जो पर्सनल लोन दिए हैं रिजर्व एसबीआई ने, उनकी इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करी थी हमने, वेयर वी डिफाइन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी, वो आप सब ने समझी। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल के बेस पर होगी। वो बेसिकली डिपेंड करता है कि फंडिंग किसने करी है, कंट्रोल कौन कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेसिस पर, राइट। राइट ऑफ सिटीजन्स की बात करें तो सिटीजन्स के पास अधिकार है इंस्पेक्ट करने का, कॉपीज लेने का, सैंपल लेने का, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने का, ठीक है। वो सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के पास अधिकार है। Then it's related to obligations of the public authority. Public authorities की क्या obligations है? Let's have a
लुक एट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी जो ऑब्लिगेशन है दैट्स रिलेटेड टू मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स, यानी कि सिस्टमैटिक फॉर्म में जो कैटलॉग्ड फॉर्म है, इंडेक्स्ड फॉर्म है, उसमें रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना पड़ेगा ताकि आसानी से कोई भी पर्सन रिकॉर्ड्स को असेस कर पाए, और जो भी रिकॉर्ड्स हैं एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम, उन सभी रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज भी करना है ताकि इंडिया में किसी भी जगह पर उन्हें असेस किया जा सके। एंड वो डिपेंड करता है कि रिसोर्सेज क्या उनके पास अप्रोप्रिएट अवेलेबल है या नहीं है। देन पब्लिक अथॉरिटीज के ऊपर एक और ऑब्लिगेशन दैट्स रिलेटेड टू द एनुअल डिस्क्लोजर्स, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड उनको डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं। लाइक उनके फंक्शनरीज क्या हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या पावर्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं, पब्लिक कंसल्टेशन अरेंजमेंट्स क्या हैं, उनके बोर्ड्स, काउंसिल, कमेटी के मेंबर्स कौन कौन से हैं, डायरेक्टर्स कौन से हैं, ठीक है। मंथली रेमुनरेशन एम्प्लॉयज़ को, ऑफिसर्स को कितना मिल रहा है, बजट एलोकेशन किस हिसाब से हो रही है, सब्सिडी अगर दी जा रही है किस हिसाब से है। तो सभी सभी इंफॉर्मेशन है, ए टू जेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन उनको क्या देने पड़ेंगे, डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं। थर्ड ऑन इट्स रिलेटेड टू द पॉलिसी फैक्ट्स, यानी कि जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी आपने फैक्ट्स का इस्तेमाल किया है, रेलिवेंट फैक्ट्स का इस्तेमाल किया है पॉलिसीज को बनाते समय, वो सभी फैक्ट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। दैट इज आल्सो देयर, ठीक है, वो चीज़ भी यहाँ पर शामिल है, आपको बतानी पड़ेगी। जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस अथॉरिटीज हैं उनको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। देन फर्दर आपने जो भी डिसीजन लिया है, यानी कि फर्दर जो पर्सन्स अफेक्ट हुए हैं तो उनको रीज़न बताना पड़ेगा कि उन्होंने जो जुडिशियल लिया एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के साथ या क्वासी जुडिशियल पर्पसेस के साथ वो डिसीजन क्यों लिया। फर्दर प्रोएक्टिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग, यानी कि जो कोई इंफॉर्मेशन होती है, जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, वो अपने खुद से, खुद के लेवल से उनको शेयर करनी चाहिए पब्लिक डोमेन, लाइक थ्रू इंटरनेट, थ्रू देयर वेबसाइट, ठीक है, या फिर और प्रेस रिलीज के थ्रू जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में शेयर कर सकते हैं, एंड दैट शुड बी डन, राइट। फिर बात आती है वाइड डिसमिनेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन जो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस वे में, लोकल लैंग्वेज में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में प्रेफरेबली उनको क्या करनी चाहिए, डिसेमिनेट करनी चाहिए, यानी कि पहुंचानी चाहिए लोगों तक। तो ये 6 ऑब्लिगेशंस हमने पढ़ी हैं। फर्स्ट ऑब्लिगेशन थी रिलेटेड टू कि रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, सेकंड है कि एनुअल डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं, थर्ड था रिलेटेड की पॉलिसी से रिलेटेड, जो जो वो पॉलिसी बनाई है किस कारण से वो पॉलिसी बनाई है, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने पड़ेंगे, एंड फर्दर जो डिसीजंस लिए थे उनका क्या रीज़न था वो बताना पड़ेगा। प्रोएक्टिव इन्फॉर्मेशन जो है वो खुद के लेवल से वो शेयर करते रहेंगे, एंड प्रेफरेबली जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर करें वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में वो शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुंच जाए। नाउ लेट्स हैव लुक एट द डेजिग्नेशन ऑफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, पीआईओ। देखो, जो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी होती है उनको सेंट्रल या फिर स्टेट पीआईओ बनाना पड़ेगा अपने हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में या ऑफिस में, ताकि जो आरटीआई की रिक्वेस्ट्स हैं उनको हैंडल किया जा सके, ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी है। तो जो कोई भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनको एक पीआईओ, सेंट्रल या स्टेट पीआईओ बनाना पड़ेगा। अगर तो वो देखो सेंट्रल के अंडर आती है तो सेंट्रल पीआईओ रहेगा, अगर स्टेट के अंदर है तो स्टेट पीआईओ रहेगा, और हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहेगा जो आरटीआई की रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। एंड असिस्टेंट पीआईओ भी हो सकते हैं, यानी कि सब डिविजनल या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो डेजिग्नेटेड पर्सन है जिसके पास एप्लीकेशंस आएंगी, जिनके पास अपील्स आएंगी, जो पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव पीआईओ के पास उन पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, रिक्वेस्ट को, कम्युनिकेशन को फॉरवर्ड करेंगे, वो होंगे असिस्टेंट पीआईओस, ठीक है, वो क्या रहेंगे, असिस्टेंट पीआईओ रहेंगे। देन फर्दर इट्स रिलेटेड टू असिस्टेंट असिस्टेंस फ्रॉम अदर ऑफिसर्स, यानी कि पीआईओ जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स जो हैं वो बाकी ऑफिसर्स से भी जो असिस्टेंस है वो ले सकते हैं अगर उन्हें ऐसी असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। एंड ऑफिसर्स प्रोवाइडिंग द असिस्टेंस आर इक्वली अकाउंटेबल, यानी कि उनकी भी उतनी ही अकाउंटेबिलिटी बन जाएगी आरटीआई एक्ट के तहत, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पीआईओ की है, जो अकाउंटेबिलिटी जो है वो पीआईओ की है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की है, सेम वो रहेगी। अगर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो असिस्टेंट पीआईओ की भी रहेगी, एंड जो ऑफिसर्स असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी भी वो अकाउंटेबिलिटी बनती रहेगी। देन इट्स रिलेटेड टू प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन, क्या प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने का। सबसे पहले जो सिटीजन होंगे वो एक रिक्वेस्ट भरेंगे,
ये जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए वो रिक्वेस्ट देंगे, या तो वो राइटिंग में ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट देंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वो रिक्वेस्ट देंगे। एप्लीकेशन जो होनी चाहिए वो इंग्लिश, हिंदी या ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज में हो सकती है एरिया टू एरिया के हिसाब से। एंड साथ में उनको जो प्रेस्क्राइब जो फीस है वो साथ में भरनी पड़ेगी डेजिग्नेटेड और स्टेट या फिर सेंट्रल पीआईओ के पास। और जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि कोई भी पर्सनल डिटेल्स या रीजंस जो हैं कि इन्फॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं, ऐसी कोई भी डिटेल्स जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट। अभी रेफरेंस की बात करते हैं, एक समरी टेबल देख लेते हैं फटाफट से। तो ऑब्लिगेशंस के बारे में मैंने आपको बताया कि 6 तरह की ऑब्लिगेशंस थी। वो ऑब्लिगेशंस हमने पढ़ी थी रिलेटेड कि आपको रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा एंड कम्युनिकेट करना पड़ेगा डिसीजंस को, राइट। एंड साथ के साथ डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं और इन्फॉर्मेशन को वाइडली डिसेमिनेट करना पड़ता है। पीआईओ की बात करें तो डेजिग्नेट करना पड़ेगा हर एक यूनिट में, ऑफिस में पीआईओ को, साथ में असिस्टेंट पीआईओ रहेंगे, और अगर उनको चाहिए हेल्प तो वो असिस्टेंट ऑफिसर से भी असिस्टेंस ले सकते हैं, राइट। इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट की बात करें तो काफ़ी सिंपल सा क्राइटेरिया रहेगा, वहाँ पर आपको सिंपली एक रिटर्न रिक्वेस्ट देनी है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिक्वेस्ट देनी है। आप इंग्लिश, हिंदी या कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि लोकल एरिया की है उसके उसमें वो रिक्वेस्ट दे सकते हैं। प्रिस्क्राइब्ड फीस को आप स्टेट या सेंट्रल पीआईओ के पास जमा करवा देंगे, और कोई भी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर देनी रिक्वायर्ड नहीं रहेंगी। आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द डिस्पोजल ऑफ द रिक्वेस्ट। अगर डिस्पोजल ऑफ द रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला नॉर्म जो रहेगा दैट्स रिलेटेड टू द टाइम लिमिट, कि कितनी देर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को 30 दिन के अंदर अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लेकिन जहां पर जान माल से रिलेटेड या लिबर्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन 48 आवर्स में प्रोवाइड करनी रहेगी। देखो जहां पर तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है वो तो 30 दिन का टाइम है, लेकिन जहां पर जान माल से रिलेटेड है और किसी की ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वहां पर 48 घंटे के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर इन पीरियड्स के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना की गई तो उसको माना जाएगा कि रिस्पॉन्सिव नहीं रहे हैं वो, पीआईओ ने जवाब नहीं दिया है। एंड फॉर द एडिशनल फीस इंटीमेशन, यानी कि अगर एप्लीकेंट के ऊपर किसी तरह की अलग चार्जेस लगाए जाएंगे तो वो बताना पड़ेगा उनको कि एडिशनल फीस उनके लिए रिक्वायर्ड है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू असेसिबिलिटी फॉर द डिजेबल्ड, यानी कि जो सेंसरली डिजेबल्ड एप्लीकेंट्स हैं, लाइक मान मान लो कि वो कोई पर्सन जो है वो ब्लाइंड है या फिर कोई पर्सन जो है वो सुन नहीं सकता है, डेफ है, तो उनको इंफॉर्मेशन एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। फर्दर इट्स रिलेटेड टू कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिर प्रिंटेड फॉर्म में कोई पेपर्स वगैरह लेते हैं तो उसके अलग से चार्जेस हैं। देखो, अगर तो कोई बीपीएल पर्सन है तो उनको तो फीस वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है, उनको तो पर्टिकुलर प्रिंटिंग के लिए भी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के लिए भी अलग से फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। उनके अलावा हर एक A4 पेपर के लिए या A3 पेपर के लिए 2 रुपये पर पेपर के हिसाब से चार्जेस होंगे। एंड फॉर द अगर कोई ज़्यादा बड़े पेपर पर प्रिंटिंग करवाता है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो होगी वो उनसे ली जाएगी। एंड इन केस अगर आप इंस्पेक्शन करते हो तो पहले फर्स्ट आवर की इंस्पेक्शन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उसके बाद हर एक 15 मिनट के 5 रुपए के हिसाब से इंस्पेक्शन फीस भी चार्ज की जाएगी। इन केस अगर डिलेड रिस्पॉन्स रहता है, यानी कि पीआईओ ने रिस्पॉन्स डिले दिया है, तो जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। एंड इन केस रिजेक्शन नोटिस, यानी कि अगर पीआईओ कहता है कि हम तो भाई आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो उसके केस में उनको रिटर्न में बताना पड़ेगा रीजन कि क्या कारण था भाई, क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे इंफॉर्मेशन, और कितनी देर में आप अपील कर सकते हो वो भी साथ में लिख करके देना पड़ेगा। और जहां पर अपील कर सकते हो एपीलेट अथॉरिटी की डिटेल्स भी उनको साथ में लिख करके देनी पड़ेंगी। फर्दर इट्स रिलेटेड टू फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वेस्टेड फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी अनटिल और अनलेस जो इंफॉर्मेशन का फॉर्मेट मांगा गया है वो इम्प्रैक्टिकल है या फिर रिकॉर्ड की सेफ्टी के लिए हार्मफुल है, राइट। अदरवाइज जो फॉर्मेट मांगा गया है उसी फॉर्मेट में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। एंड फर्दर अगर पार्शियल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो उसके केस में जो एप्लीकेंट है उनको बताना पड़ेगा कि आपको पार्शियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, उसका क्या रीज़न है कि पार्शियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, और किस अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि पार्शियल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और रिव्यू दिए जाएंगे राइट्स के, ठीक है, रिव्यू राइट्स होंगे कि क्या आपके रिव्यू राइट्स हैं।
पेमेंट ऑफ फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस जो है वो 10 रुपए की है, वो कैश अगेंस्ट रिसीट के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, बैंक का चेक के थ्रू, इंडियन पोस्टल ऑर्डर के थ्रू पे की जा सकती है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम समझने वाली बात करें तो 10 रुपए की फीस है। अगर आपको A2 या A3 कॉपी चाहिए या उसके केस में पर पेज आपको 2 रुपीज़ चार्ज पड़ेंगे। BPL के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। अगर इससे बड़ा पेपर है तो एक्चुअल चार्जेस होंगे वो पे करने पड़ेंगे। इंस्पेक्शन पहले 1 आवर के लिए फ्री है, लेकिन उसके बाद अगर आप हर एक 15 मिनट के लिए आपको 5 रुपये के हिसाब से इंस्पेक्शन चार्जेस पे करने पड़ेंगे। फिर बात आती है ट्रांसफर ऑफ रिक्वेस्ट, यानी कि इंफॉर्मेशन जो है अगर किसी और पब्लिक अथॉरिटी के पास है तो ट्रांसफर रिक्वेस्ट विद इन 5 डेज जो है वो दे दी जाएगी। ट्रांसफर पीरियड को 30 दिन की लिमिट में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। यानी कि मान लो कि 30 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी थी, आपने इस पब्लिक अथॉरिटी से मांग लिया, लेकिन इनके पास डाटा नहीं है, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट दे करके किसी और अथॉरिटी से आप डाटा ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर था ना क्लेम कि 30 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो जो वो टाइम लगा 5 डेज़ का, लेट से ट्रांसफ़र के लिए टाइम लगा, तो इन 5 डेज़ को ये 30 डेज़ के टाइम पीरियड से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एंड फर्दर उसके बाद से ही आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। इंक्लूसिव नहीं होगा, यानी कि उन डेज को काउंट नहीं किया जाएगा एंड पीआईओ के पास अलग से टाइम पीरियड होगा। यानी कि आरटी एप्लीकेशन डायरेक्ट की गई है आरबीआई को कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सेबी से इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो सेबी को वो प्रोवाइड कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे विद इन 5 डेज, राइट, सेम एप्लीकेशन को। देन इट्स रिलेटेड टू थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। देखो, अगर किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो वो थर्ड पार्टी से कंसल्ट किया जाएगा। एंड अगर डिस्क्लोजर्स अलाउ करते हैं एंड पोटेंशियल है कि वो थर्ड पार्टी को हार्म नहीं होता, थर्ड पार्टी उसकी इजाज़त देती है, उसके कमर्शियल या ट्रेड सीक्रेट से रिलेटेड नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड नहीं है, तभी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, अदरवाइज नॉट, राइट। लाइक एक रिक्वेस्ट मांगी गई फॉर द डिटेल्स अबाउट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विद द प्राइवेट कंपनीज, राइट, माइट इन्वॉल्व कंसल्टिंग दीज कंपनीज बिफोर डिस्क्लोजर। तो उन कंपनीज के साथ पहले क्या करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा डिस्क्लोज करने से पहले, राइट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू रिजेक्शन ऑन कॉपीराइट ग्राउंड्स। देखो, जो रिक्वेस्ट है उनको कैंसल भी किया जा सकता है, उनको रिजेक्ट भी किया जा सकता है अगर नॉन स्टेट कॉपीराइट्स आपके क्या है, इन्फ्रिंज हो रहे हैं। आपको क्लियरली उसमें बताना पड़ेगा कि क्या रीज़न था, क्यों आपकी कंप्लेंट को रिजेक्ट किया गया है। एप्लेट अथॉरिटी की डिटेल्स भी देनी पड़ेंगी और साथ में अपील का पीरियड क्या है वो भी साथ में बताना पड़ेगा। देन फर्दर इट्स रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। कोई इन्फॉर्मेशन, देखो आपको वैसे तो डिस्क्लोजर करना होता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोजर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइक नेशनल इंटरेस्ट में कोई चीज़ है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया की इंटीग्रिटी या सॉवरेनिटी को बनाने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन थी, उसको डिस्क्लोज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर डिस्क्लोज करने के ऊपर मनाही है कानून के तहत, तो उसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिविलेज ब्रीच, यानी कि पार्लियामेंट्री या फिर स्टेट लेजिस्लेचर जो प्रिविलेजेस हैं, अगर वो वायलेट होते हैं इन्फॉर्मेशन देने से, तो वो भी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कमर्शियल सीक्रेट हैं, ट्रेड सीक्रेट हैं, आईपीआरस हैं, तो भी उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। फिड्यूशरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि फिड्यूशरी रिलेशनशिप में जैसे बैंक कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है, तो भी डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। फॉरेन कॉन्फिडेंस, यानी कि आपने अगर फॉरेन गवर्नमेंट से कॉन्फिडेंस लिया है कि इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे पब्लिक डोमेन में, तो भी उसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंडेंजरमेंट की बात करें, किसी पर्सन की लाइफ को थ्रेट है, फिजिकल सेफ्टी से रिलेटेड है, तो वो भी आप डिस्क्लोज ना करें तो बेहतर है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है किसी चीज़ के ऊपर, ताकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो हिंडर ना हो, उसमें कोई खराबी ना आए, तो उसके लिए भी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। कैबिनेट पेपर, यानी कि कोई डेलिब्रेशन है रिलेटेड टू सेक्रेटरीज, ऑफिशियल्स और अदर्स, जो कि इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, वहाँ पर भी डिस्क्लोजर्स जो हैं उनको रोका जा सकता है, राइट। आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द अपील। तो ये था इन्फॉर्मेशन जो जो डिस्क्लोज नहीं करनी उसके साथ रिलेटेड था। देन इट्स आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू अपील। तो कौन से ग्राउंड्स के ऊपर जो कंप्लेंट्स हैं उसके ऊपर अपील की जा सकती है। देखो, सेंट्रल स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस जो हैं वो कंप्लेंट्स को ले सकते हैं रिलेटेड टू रिक्वेस्ट सबमिशन डिफिकल्टीज। किसी चीज़ को आपको रिक्वेस्ट आपने सबमिट करनी थी लेकिन आपको डिफिकल्टी आ रही है, उससे रिलेटेड अपील ली जा सकती है। या फिर किसी पर्टिकुलर पीआईओ ने मना ही कर दिया कि इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, या फिर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स ही नहीं आया, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा फीस मांग ली है, अनरीजनेबल फीस मांग ली है उन्होंने, या फिर मिसलीडिंग या फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, वहाँ पर भी अपील की जा सकती है। या फिर कोई भी और मैटर जहाँ पर आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसी नहीं थी कानून के तहत लेकिन ऐसी की गई है,
वहाँ पर भी अपील की जा सकती है। अपील के 2 स्टेप रहते हैं। फर्स्ट अपील रहेगी जो वो विदिन 30 डेज़ रहेगी, 30 दिन के अंदर-अंदर रहेगी। जैसे आपके पास आंसर आया या फिर आपके पास कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो उसके बाद 30 डेज़ के अंदर-अंदर आप अपील कर पाएँगे। एंड अपील जो होगी, वो ऑफ़िसर सीनियर को होगी टू द पीआईओ, यानी कि पीआईओ से ऊपर जो सीनियर ऑफ़िसर है, उनको वो अपील होगी। एंड इन केस अगर आप 30 डेज़ से भी ज़्यादा डिले करते हैं, तो अगर वो आपको अलाउ करते हैं, तो वो 30 दिन के बाद भी आपकी अपील ले सकते हैं। देन इट्स रिलेटेड टू द थर्ड पार्टी अपील। थर्ड पार्टी अपील का मतलब होता है अपील्स जहां पर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल थी, उसके अगेंस्ट आपने अपील करनी है, तो वो भी आप 30 डेज के अंदर अंदर कर सकते हैं फ्रॉम द ऑर्डर डेट। ठीक है, डेट कैन आल्सो बी डन विद इन द 30 डेज, अगर किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड आपने इन्फॉर्मेशन लेनी थी उस सिनेरियो में। एंड सेकंड अपील जो होगी दैट विल बी विद इन 90 डेज। 90 डेज के अंदर अंदर अपील होगी, वो किसके पास होगी? जो सेंट्रल या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, ठीक है, जैसे सीआईसी होता है या एसआईसीज होते हैं जो, उनके पास अपील की जाएगी अगर फर्स्ट अपील के आउटकम से आप अनसेटिस्फाइड हैं या कि सेटिस्फाइड नहीं है उस सिनेरियो में। एंड जो डिसीजन होगा इंफॉर्मेशन कमीशन का, चाहे वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है चाहे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, वो डिसीजन फाइनल होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्डर्स इन अपील्स। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है कुछ एक ऑर्डर्स को पास कर सकती है, दैट इज पर्टिकुलरली टू, फर्स्ट थिंग इट्स रिलेटेड टू कंप्लायंस डायरेक्शन, यानी कि पब्लिक अथॉरिटीज को डायरेक्ट कर सकती है कंप्लाई करने के लिए, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए स्पेसिफिक फॉर्म में, या फिर एक सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है ताकि वो छानबीन करें और इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करें। सेकेंड थिंग इट्स रिलेटेड टू जो सीआईसी हैं, वो कह सकते हैं कि कंपनसेशन प्रोवाइड की जाए इस पर्सन को, बिकॉज यहाँ पर दिक्कत हुई है, कंप्लेनेंट को नुकसान हुआ है, तो उसको कंपनसेशन प्रोवाइड की जाए। या फिर पर्टिकुलर एक्ट के अंदर अगर पब्लिक अथॉरिटी है तो उनके ऊपर पेनल्टीज भी लगाई जा सकती हैं, या फिर जो अपील थी उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है अगर सीआईसी को लगता है कि ये इंफॉर्मेशन जो ये अपील जो की गई है वो बेबुनियाद है। ठीक है, नाउ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी जो होते हैं, इनकी कंपोजिशन की अगर बात करें तो यहाँ पर होते हैं हमारे पास चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी कि सीआईसी, जो कि अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी, यानी कि प्रेसिडेंट जो हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमेटी के, ठीक है, वो पर्टिकुलरली क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। एंड ये कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद पर्सन को अपॉइंट करेंगे। एंड यहाँ पर कमेटी के मेंबर कौन कौन से हैं? पहले मेंबर है प्राइम मिनिस्टर, जो कि चेयरपर्सन रहेंगे कमेटी के। दूसरे मेंबर है लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। एंड तीसरे मेंबर रहेंगे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि आप कह लीजिए कि कैबिनेट मिनिस्टर जो कि पीएम के द्वारा नॉमिनेट होंगे, राइट। सो 3 मेंबर्स रहेंगे एंड वो उनकी रिकमेंडेशंस के बेस पर जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनको अपॉइंट किया जाएगा। एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं, ठीक है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम वो 10 हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। एंड सिमिलर वे में उनको अपॉइंट किया जाएगा। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो भी इंडिविजुअल्स हैं जिनको कानून की, साइंस टेक्नोलॉजी की, सोशल सर्विसेज की, मैनेजमेंट की, जर्नलिज्म की, एडमिनिस्ट्रेशन की एक्सपर्टीज है जिनके पास, उन पर्सन्स को बेसिकली अपॉइंट किया जा सकता है एज अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में, राइट। एंड फर्दर इन्होंने कोई भी लेजिस्लेटिव ऑफिस या फिर पॉलिटिकल एफिलिएशन पहले ना ली हो, कोई भी प्रॉफिटेबल ऑफिस जो है इन्होंने पहले होल्ड ना किया हो, तभी इनको यहाँ पर जो सीआईसी है, सेंट्रल या फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनको अपॉइंट किया जा सकता है। सीआईसी के केस में जो टेन्योर रहेगा वो 3 साल का रहेगा और मैक्सिमम अप टू द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। एंड कोई भी रीअपॉइंटमेंट नहीं होती है, काइंडली प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। कोई रीअपॉइंटमेंट इस सिनेरियो में नहीं होगी। इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो होंगे वो पर्टिकुलरली चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकते हैं अगर वैकेंसी उनके लिए बनती है तो, यानी कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकते हैं, लेकिन रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी, राइट। और फर्दर लोकेशन की बात करें तो हेडक्वार्टर्स दिल्ली में रहेगा एंड बाकी जो ऑफिसेज हैं उनमें इनकी जो लोकेशन है वो हो सकती है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करें तो यहाँ पर भी स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेंगे एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स रहेंगे। अगर स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें तो इनको गवर्नर जो हैं वो कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद
इनको अपॉइंट करेंगे, गवर्नर इनको अपॉइंट करते हैं। एंड यहाँ पर कमेटी में कौन कौन रहेंगे, चीफ मिनिस्टर रहेंगे जो कि चेयरपर्सन होंगे, एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो रहेंगे वो सेकंड मेंबर होंगे, एंड कैबिनेट मिनिस्टर जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे चीफ मिनिस्टर के द्वारा वो यहाँ पर मेंबर रहेंगे। एंड फर्दर ये तीनों मिल करके रिकमेंड करेंगे गवर्नर को, और गवर्नर जो है वो SCIC यानी कि स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे। इसी सेम तरीके से 10 जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जिन पर्सन के पास एक्सपर्टीज़ है कानून की, साइंस टेक्नोलॉजी की, सोशल वेलफेयर की, जर्नलिज्म की, एडमिनिस्ट्रेशन की, और उन्होंने कोई भी लेजिस्लेटिव ऑफिस को होल्ड ना किया हो, प्रॉफिटेबल ऑफिस को होल्ड ना किया हो, कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन ना हो, तो उनको स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जा सकता है। टेन्योर जो है वो भी सेम गाइडलाइंस हैं कि 3 साल या मैक्सिमम अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवरेज अर्लियर। एंड कमिश्नर्स जो हैं वो पर्टिकुलरली एलिजिबल होंगे फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ कमिश्नर अपॉन वैकेंसी, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेनल्टीज ओवर देयर, ठीक है। तो CICs जो है वो पेनल्टी भी इम्पोज कर सकते हैं, एज आई टोल्ड यू ना कि जजमेंट के थ्रू वो पेनल्टीज भी इम्पोज कर सकते हैं। तो अगर तो डिले होता है तो उसके केस में 250 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 25,000 की पेनल्टी जो है वो चार्ज की जा सकती है PIO के ऊपर। एंड डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है, लाइक अंडर द सर्विस रूल्स। परसिस्टेंट अगर रिफ्यूजल किया जाता है एप्लीकेशन को, या फिर पर्टिकुलरली आप डिले कर देते हैं बिना किसी रीजन के, या फिर गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसके केस में जो डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं वो भी लिए जा सकते हैं, राइट। आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू एक्ट टू हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। इवन ये वाला पॉइंट जो था ना डिले वाला, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। नाउ इट्स रिलेटेड टू द एक्ट टू हैव द ओवरराइडिंग इफेक्ट। सो RTA एक्ट जो होगा, जिसके प्रोविजंस हैं, ठीक है, ये किसी भी अनकंसिस्टेंट लॉ से ऊपर रहेंगे, यानी कि सुपरसीड करेंगे, ठीक है। एंड कोई भी कोर्ट जो है वो RTA के ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकती अनटिल और अनलेस आपने अपील की है मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। फिर तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत वाली नहीं है। अदरवाइज कोई भी कोर्ट जो है वो चैलेंज नहीं कर सकती है जो भी रूलिंग दी गई है किसके द्वारा, बाय द RTA ओवर दिया। फर्दर इट्स रिलेटेड टू एक्सेप्शंस की बात करें तो एक्ट जो है ये वाला, ये सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर, जैसे CBI हो गया या और सिक्योरिटी एजेंसीज होगी इंडिया की, उनके ऊपर एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी जो भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ बताई जाएंगी, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहाँ पर करप्शन की बात आती है, ह्यूमन राइट वायलेशन की बात आती है, वहाँ पर ये भी जो दायरे हैं सभी RTA के अंडर ही रहेंगे। एंड इंफॉर्मेशन ऑन ह्यूमन राइट वायलेशन रिक्वायर्स अप्रूवल। अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है तो उसके केस में क्या रहेगा, अप्रूवल चाहिए रहेगा सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर से डिस्क्लोजर से पहले, इन केस अगर ह्यूमन राइट वायलेशन हुई है, राइट। तो जल्दी से एक समरी को गो थ्रू करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू अपील ऑर्डर्स। तो CIC जो है वो डायरेक्ट कंप्लायंस कर सकती है, कंपनसेशन के लिए ऑर्डर कर सकती है, पेनल्टीज लगा सकती है, या फिर अपील को रिजेक्ट कर सकती है। CIC की बात करें तो स्ट्रक्चर्ड अपॉइंटमेंट प्रोसेस होता है यहाँ पर। एंड इसी तरह से स्टेट CIC होता है हमारे पास, स्टेट CIC हैं, ठीक है। अब इसके केस में अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, यहाँ पर प्रेसिडेंट करते हैं। इन दिस सिनेरियो CIC के केस में अगर सेंट्रल वाला है तो प्रेसिडेंट करते हैं। और प्रेसिडेंट कैसे करेंगे, प्रेसिडेंट बेसिकली कमेटी के थ्रू, कमेटी में कौन कौन है, PM है, प्लस एक ऑपोजिट लीडर हो गए, ठीक है, ऑपोजिशन लीडर हो गए, थर्ड हो गए एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हो गए जो कि PM के द्वारा ही अपॉइंट होंगे, राइट। तो ये बेसिकली अपॉइंट करेंगे किसको, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनको, ठीक है। सेम वे में स्टेट IC का है, वहाँ पर CM और एक ऑपोजिशन के लीडर हो गए, और साथ के साथ जो एक मिनिस्टर हैं जो कि अपॉइंट किए जाएंगे किसके द्वारा, CM के द्वारा, ठीक है। पेनल्टीज की बात करें तो अगर डिले होता है तो 250 रुपीज़ पर डे के हिसाब से डिले रहेगा। मैक्सिमम कितना रहेगा, मैक्सिमम 25,000 का डिले रहेगा। और जहाँ पर कंटिन्यूअल आप मना कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या डिले बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर क्या हो सकता है, आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है और डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। और RTA एक्ट का ओवरराइडिंग इम्पैक्ट होता है बाकी सभी कानून के ऊपर, स्पेशल प्रोविजंस रहती हैं रिलेटेड टू इंटेलिजेंस एंड द सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपने वीडियो को डेफिनेटली लाइक किया होगा। तो जल्दी से नंबर को सेव कर लो, ठीक है, नंबर को सेव कर लो, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। नंबर है 8360944207,
इस नंबर को सेव करना है, सेव्ड फॉर JAIB लिख करके हमें इसी नंबर पर कर दो व्हाट्सएप, ताकि हम आपको अपडेट लिस्ट में ऐड कर दें एंड आपको सभी की सभी जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो सारी मिल जाए। सो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करना ना भूलना, ताकि आगे आने वाली सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। लर्निंग